तो अब हम जो है आपको आदर्शवाद की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। आदर्शवाद की परिभाषाएं। आदर्शवाद की परिभाषाएं। तो सबसे पहले मैं जो है ब्रूब्रेकर के शब्दों में उनके वाद यानी उनके विचारों को समझेंगे कि वो आदर्श को क्या समझते हैं, क्या आदर्श को क्या महत्व अपने जीवन में देते हैं, किसके माध्यम से। ब्रूब्रेकर ब्रूब्रेकर के शब्दों में आगे हम इनके शब्दों में बतलाएंगे कि ये अपने विचार को कैसे व्यक्त किए हैं आदर्शवाद को लेकर। तो आदर्शवाद यह संकेत देता है कि विश्व को समझने के लिए आदर्शवाद यह संकेत देता है कि विश्व भर को समझने के लिए मन तथा मस्तिष्क ही सर्वोपरि है। कहने का मतलब इनका तात्पर्य यह है कि आदर्शवाद संकेत देता है, यह संकेत दे रहा है कि विश्व भर को समझने के लिए हमें सिर्फ मन और मस्तिष्क को ही महत्व देना है, ना कि किसी अन्य चीज़ पर, ना भौतिक न पुद्गल, किसी चीज़ पर नहीं देना है। किस पर देना है? मन और मस्तिष्क को महत्व देना है। उनके लिए इससे अधिक और कोई बात नहीं है कि उनके लिए इससे अधिक बात नहीं है कि मन संसार को समझने में लगा रहे हैं। मन संसार को समझने में लगा रहे हैं। मन संसार को समझने में लगा रहे हैं और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, और किसी बात को समझने के लिए किसी बात को अधिक समझने के लिए नहीं, किसी बात को अधिक वास्तविकता
नहीं दी जा सकती, किसी बात को अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, वास्तविकता नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है कि मन संसार को समझने लगे तो किसी बात को अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, मन को ही वास्तविकता माना जा सकता है, क्योंकि मन से अधिक किसी और बात को वास्तविक समझना स्वयं मन की कल्पना होगी। क्योंकि मन से अधिक किसी और मन से अधिक किसी और बात को वास्तविक समझना, किसी और बात को वास्तविक समझना मन की कल्पना होगी, मन की कल्पना होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आदर्शवाद का कहने का मतलब यह है कि जो संकेत दे रहा है वह सिर्फ मन को महत्व दे रहा है, मन को ही सर्वोपरि मान रहा है, मस्तिष्क से ही सब कुछ है उसके जीवन का। वह जो सोचेगा अच्छा सोचेगा, जो करेगा अच्छा करेगा, ये सब सिर्फ मन पर आधारित हो रहा है। और उसके कहने का मतलब मन यह समझने लगे कि संसार यह समझने लगे कि मन ही सब कुछ है, तो इस बात की अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती, क्योंकि मन से अधिक किसी और बात को वास्तविक समझना हमारा क्या है, मन की कल्पना है। अगर मैं किसी बात को अति से अधिक सोच रही हूँ या विचार कर रही हूँ उस पर, वो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक मन की कल्पना होगा। लेकिन मन की जो महत्व दिया जा रहा है, मन को जो एक संकेत दिया जा रहा है कि वह आदर्श के लिए एक विशेष स्थान अपने जीवन में रखता है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ मन से ही सब कुछ बना हुआ है। लेकिन अगर मैं अधिक बातों को उस पर महत्व देता हूँ तो सिर्फ ये हमारे लिए एक कल्पना हो जाएगा, न कि उस पर हमारा विचार होगा, न तो हमारा उस पर किसी प्रकार का जो है किसी लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे या टारगेट को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, सिर्फ वह क्या बनकर रह जाएगा, एक कल्पना बनकर रह जाएगी और उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आदर्श कह रहा है कि मन का सुनो और मन के विचारों से ही जो है अपने भावी जीवन को, अपने भविष्य को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करो समाज में, जिससे कि आने वाले समय में लोग उसको जो है अपने जीवन में गहन अध्ययन कर सके और भविष्य और समाज और देश का और राष्ट्र का जो है कल्याण हो सके। इस प्रकार से जो है ब्रू ब्रेकर अपने शब्दों में जो है आदर्शवाद के संकेत को समझाते हुए कहा है कि सिर्फ आदर्शवाद जो मन को महत्व दे रहा है यह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन और उससे अधिक बात करना हमारे मन की कल्पना हो जाएगी, न कि हम इस पर किसी प्रकार की चर्चा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से ब्रू ब्रेकर ने अपने शब्दों में आदर्शवाद को जो है बताया है। आगे की कड़ी जो है जो बताया है इनके बारे में भी हम बात करेंगे। DM दत्त के अनुसार, DM दत्त ने भी अपने शब्दों में आदर्श को बड़े छोटे संकुचित शब्दों में जो है व्यक्त किया है, बड़े अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। इन्होंने तो बहुत बड़ा चढ़ा के बातों को कहा है ब्रू ब्रेकर ने, लेकिन DM दत्त ने बहुत छोटे शब्दों में जो है इसे समझाया है परिभाषा को। तो इस प्रकार से जो है हम अब DM दत्त की परिभाषा के बारे में जो है बात करेंगे आपसे। तो जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे DM दत्त हैं, तो DM दत्त का कहना क्या है कि वो बहुत ज़्यादा वो उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मन को नहीं, बल्कि जो उनकी एक गुणवत्ता है, आदर्श को लेकर पहचान है जो है समाज में, उस प्रकार से उन्होंने
कहा कि अगर वह आदर्श के अनुसार अगर मैं चलता हूँ या कुछ करने की उस पर विचार करता हूँ तो वो हमारे आध्यात्मिक के रूप में प्रस्तुत होगा। इस प्रकार से जो है DM दत्त ने अपने शब्दों में जो है आदर्शवाद की परिभाषाओं को, भावों को व्यक्त किया है। तो हम सबसे पहले अब देख लेते हैं DM दत्त के अनुसार। गुड। हाँ, तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा है DM दत्त। इनके अनुसार जैसे हैं, इन्होंने कहा कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। DM दत्त के अनुसार आदर्शवाद वह अंतिम सत्ता है या आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता आध्यात्मिक मानता है। तो कहने का मतलब यह है, आदर्शवाद इस सिद्धांत पर बल दे रहा है कि अपनी अंतिम, इधर मनस मान रहा है, उधर क्या मान रहा है, अंतिम सत्ता आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक आप समझ ही रहे हैं कि जो हमारे पूजा पाठ और वेदों से, ऋग्वेद से ले लीजिए, वेदों से ले लीजिए, पुराणों से ले लीजिए, वो जो है उस चीज़ को जो है महत्व दे रहा है, आध्यात्मिकता को मान रहा है। DM जो है उसके अनुसार कहने का मतलब ये है कि आदर्शवाद आध्यात्मिक का भी महत्व जिक्र किया है कि वह अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को मानता है। आध्यात्मिकता है आपके अंदर अपने विचारों में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो आप जो है तभी अपने आदर्श को प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से अगर आपके जीवन में ईश्वर से कोई लगाव नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, तो क्या आप आदर्श को प्रस्तुत कर पाओगे? क्या आदर्श आप दिखा पाओगे अपने जीवन में? क्या आदर्श के लिए आप कर पाओगे? कुछ विचार आदर्श के माध्यम से नहीं व्यक्त कर पाओगे। इसलिए आध्यात्मिक होने का मतलब ईश्वर के शरणों में जाना, जो धर्म की बातें बताई गई, धर्म के अनुसार चलना, धर्म के पक्षों में अपनी बात रखना। इस प्रकार से जो है DM दत्त ने अपने भावों को प्रकट किया है कि वह सिद्धांत मानता है कि धर्म के अनुसार चलना, ईश्वर में भक्ति रखना, श्रद्धा रखना अपना, तभी हम किसी आदर्श को जो है किसी एक समाज में जो है प्रस्तुत कर सकते हैं या समाज को दिखा सकते हैं कि ये हमारी जो है भावुकता है, ये मेरा आदर्श है, जिसके माध्यम से लोग इसे एक समाज में महत्व दे रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता हमारी ईश्वर से ही जो है प्राप्त होती है और उनके बताए गए विचारों पर, उनके बताए गए धर्मों के अनुसार जो है हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारा जो है आदर्श इस प्रकार से सिद्ध हो रहा है कि जीवन में आध्यात्मिकता होना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान होता है। तो DM दत्त के अनुसार भी इस प्रकार से जो है बताया गया है। अब हेरोल्ड टाइटस के बारे में बात करेंगे। इन्होंने भी आदर्शवाद के बारे में बात किया है। हेरोल्ड
हैरोल्ड टाइटस के बारे में मैं बात करूंगी। ये कौन थे? ये भी एक शैक्षिक विचारक थे। इन्होंने आदर्शवाद के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया था और इस प्रकार से ये हम मान लेते हैं हमारे भारतीय नहीं बल्कि पाश्चात्य विचारधाराओं से संबंधित हैं। ये इन्होंने भी आदर्शवाद के बारे में अपना जो है एक भाव व्यक्त किया है। तो इस प्रकार से जो है हैरोल्ड टाइटस के बारे में जो हम आपको बताएंगे, उन्होंने आदर्शवाद के बारे में कौन सा विचार व्यक्त किया है। तो आइए हम जो है आपको आदर्शवाद के बारे में बताते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हैरोल्ड टाइटस के शब्दों में जो है हम पढ़ेंगे, उन्होंने आध्यात्मिकता को या आदर्शवाद को कैसे जो है अपने शब्दों में व्यक्त किया है। आदर्शवादी स्वीकारता है कि के अनुसार आदर्शवादी स्वीकारता है कि वह वास्तविकता भौतिक वस्तुओं तथा शक्ति की अपेक्षा स्वीकारता है कि वास्तविकता भौतिक वस्तुओं तथा शक्ति को शक्ति की अपेक्षा विचारों मन मस्तिष्क क्या है? विचारों पे मन मस्तिष्क, ठीक, मस्तिष्क स्व में निहित होता है। तो इस प्रकार से जो है हैरोल्ड टाइटस के अनुसार उन्होंने भी कहा कि आदर्शवादी यह स्वीकारता है कि मान लिया है। क्या मान लिया है? वास्तविकता कुछ नहीं है, भौतिक वस्तुएं, ये सब शक्ति, ये कुछ भी नहीं है। इसकी अपेक्षा वो किस पर कह रहा है? विचारों पे कह रहा है, मन पर कह रहा है, मस्तिष्क या स्व में निहित होने को कह रहा है कि भौतिक वस्तुओं तथा शक्ति की अपेक्षा विचारों, मन तथा मस्तिष्क में स्वनिहित होती है और किसी में भी वह भौतिक शक्तियों में नहीं विश्वास करता है। तो इस प्रकार से जो है हैरोल्ड टाइटस ने भी अपने शब्दों में जो है तो आध्यात्मिकता के बारे में इन्होंने भी कहा कि विचार, उसकी अपेक्षा जो है विचारों का जो मन और विचार, ये मस्तिष्क स्व एक दूसरे में क्या है? एक दूसरे में निहित हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि हैरोल्ड टाइटस का कहना है कि आदर्शवाद स्वीकार चुका है कि भौतिक वस्तुएं या शक्तियाँ कुछ भी नहीं हैं। जो विचारों में शक्ति है, जो मन में शक्ति है, यह स्व में निहित है। इसको हम
बाहर निकालने के लिए पूर्ण रूप से हमें शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम अपने विचारों से लोगों को जो है अपने से जो है प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि विचारों की जो शक्ति होती है उससे बड़ी शक्ति कोई भी शक्ति नहीं होती है। ये मान कर चलिए आप कि जो विचार में आपको शक्तियाँ मिलेंगी, वो कह रहा है हेरोल्ड टाइटस कह रहा है कि जो विचार में शक्ति मिल जाएगी, जो मन में शक्तियाँ हैं वो वस्तुओं में शक्ति नहीं है, वो वास्तविकता में शक्ति नहीं दिख रही है, सिर्फ विचारों में शक्ति दिख रही है और मन की शक्ति दिख रही है। अपने अंदर क्या है, ये निहित है। इसको हम जो है अगर बाहर निकालने की जो शक्ति है, अपने विचारों को व्यक्त करने की जो शक्ति है, स्व में निहित है। जब हम पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे, तभी हम जो है अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, अपनी विचारों की शक्तियों का प्रभाव समाज में छोड़ सकेंगे। इस प्रकार से जो है टाइटस अपने शब्दों में जो है आदर्शवाद की स्वीकारता को मानते हुए कहता है कि जो विचारों में शक्ति है वो किसी में भी शक्ति नहीं है। इसलिए जैसे आप ले लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करने के लिए हमें पूर्ण रूप से क्या होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। किसी बालक में कहीं से बाहर से शक्ति नहीं आती है, उसकी अंतर्निहित शक्तियाँ उसके अंदर खुद ही छुपी हुई है। उसे बाहर करने के लिए, परिपूर्ण बनाने के लिए, उसे जो है बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा, उसे कठोर बनाना पड़ेगा, तभी वह जो है अपने अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर व्यक्त कर सकता है, निकाल सकता है। उसी तरह विचार और मन में भी शक्तियाँ होती हैं। जब हम समझ पाएंगे अपने अस्तित्व को, अपने आदर्श को, तभी हम अपने विचारों का प्रभाव समाज में दे पाएंगे या छोड़ पाएंगे। इस प्रकार से जो है हेरोल्ड टाइटस के शब्दों में भी जो है मन की विचारों का ही आदर्शवादी स्वीकार कर रहा है। भौतिक वस्तुओं में कोई शक्ति नहीं है, यह हमारे अंदर स्वयं निहित है, ये भी कहने का तात्पर्य इसका है। तो इस प्रकार से जो है जो परिभाषाएं हैं, अब हम ऑक्सफोर्ड के शब्दों में पढ़ेंगे कि ऑक्सफोर्ड क्या कह रहा है। ऑक्सफोर्ड भी एक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री है, इसके बारे में इन्होंने भी परिभाषा को जो है व्यक्त किया है। तो जो है हम इनके बारे में बतलाएंगे कि इनका क्या विचार था या क्या ये परिभाषा देना चाहते थे आदर्शवाद को लेकर, कि आदर्शवाद वाकई जो मन की शक्ति को बता रहा है, वाकई वो सत्य है या नहीं है। हम इस अनुसार जो है ऑक्सफोर्ड के विचारों को भी अध्ययन करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो है हम ऑक्सफोर्ड के अनुसार पढ़ेंगे। ऑक्सफोर्ड ने अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किया है आदर्शवाद को। ऑक्सफोर्ड ये भी एक विचारक थे। ऑक्सफोर्ड के अनुसार तो ऑक्सफोर्ड जो हैं वो कह रहे हैं आदर्शवाद से अभिप्राय आदर्श के रूप में आदर्शवाद से अभिप्राय आदर्शवाद से अभिप्राय का मतलब इसका अर्थ जो निकल कर आ रहा है अभिप्राय आदर्श में आदर्शवाद से अभिप्राय आदर्श रूप में विचारों का प्रतिनिधित्व, आदर्श रूप में विचारों का प्रतिनिधित्व काल्पनिक क्रिया विचार प्रणाली, काल्पनिक
काल्पनिक क्रिया नहीं काल्पनिक विचार काल्पनिक विचारों की प्रणाली जिसके अंतर्गत बाह्य प्रारूप विचारों से युक्त होता है, जिसके अंतर्गत बाह्य प्रारूप में विचारों से युक्त होता है, तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि इसका जो अभिप्राय है आदर्शवाद से इनका जो ऑक्सफोर्ड का जो भाव है, ये भाव इस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आदर्शवाद से अभिप्राय आदर्श के रूप में, कहने का मतलब है नैतिकता के रूप में, जो आध्यात्मिकता के रूप में प्रस्तुत हो रहा है, विचार उस पर किया जा रहा है, उसका प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है? काल्पनिक विचारों की प्रणाली से, काल्पनिक विचारों या काल्पनिक विचार प्रणाली जिसके अंतर्गत बाह्य प्रारूप में विचारों से युक्त होता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि मन मस्तिष्क में जो विचार हमारे सामने आ रहा है, आदर्श को लेकर जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो जब विचार आएगा तो वो विचार क्या होता है? बाह्य विचारों में से युक्त होता है। मन में जो विचार आया, मन के विचारों को देखते हुए समाज में फैले हुए विचारों के भावों को देखकर उसके प्रारूप में युक्त हो रहा है। कहने का अंतर्गत ये कि जब मन मस्तिष्क से ये विचार उत्पन्न होकर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये प्रतिनिधित्व जब करने के बाद क्या है, काल्पनिक विचार तो मन मस्तिष्क में हो रहा है, उसके बाद यह क्या हो रहा है, बाह्य हो रहा है, बाहर के आवरणों में यह विचार क्या हो रहा है, युक्त हो रहा है, फैल रहा है। तभी तो आदर्श अपनी जो है मन मस्तिष्क का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगर मैं जो कल्पना करूँगी या कल्पना मन में जो हमारे विचार उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, कल्पना के ही माध्यम से उत्पन्न होंगे। जैसा कि कहने का तात्पर्य है कि मन में हम जो किसी चीज़ का विचार अपने मन में जब बनाते हैं करने के लिए, तो वो पहले हम काल्पनिक रूप से उसके बारे में सोचते हैं। इनका कहने का मतलब यही है। तो इसका प्रतिनिधित्व क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। आदर्श क्या विचार कह रहा है कि यह काल्पनिक रूप से पहले क्या होता है, उस पर हम विचार करते हैं, तब वो विचार क्या होता है, बाह्य प्रारूप के विचारों से युक्त हो जाता है। जब हम उसे लोगों के समक्ष उसको रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तब वह बाह्य वातावरण में जो है फैलने लगता है। ऐसे विचार है आदर्शवाद के। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सफोर्ड के अनुसार आदर्शवाद से अभिप्राय आदर्श रूप में विचारों का प्रतिनिधित्व काल्पनिक विचारों की प्रणाली जिसके अंतर्गत बाह्य प्रारूप में विचारों से युक्त होता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये आदर्शवाद का जो है ऑक्सफोर्ड ने अपने शब्दों में जो है इसकी परिभाषा बताया है। आगे अगले वीडियो में जो है हम आपको इसके शैक्षिक उद्देश्य के बारे में बात करेंगे।